उज्जैन में लगभग 4-5 साल से मनाया जाता है और इंदौर में भी मनाया जाता ही होगा। इस बार पूरे देश में मना रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। मेरा सिर्फ ये सोचना था कि भरत मुनि को सामान्य रूप से ये माना जाता है कि वो नाट्य शास्त्र के रचयिता थे और उन्होंने कुछ 2-4 नाटक भी किए थे। इससे ज़्यादा समाज में इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। जो कला क्षेत्र के लोग हैं उनको मालूम है कि उन्होंने नाटक के अलावा संगीत में भी सारी चीज़ें करी हैं, क्या श्रुतियाँ हैं, क्या किस तरह से करना है, या नृत्य के बारे में भी उन्होंने करण, अंगार, मुद्राएं, संयुक्त मुद्राएं, असंयुक्त मुद्राएं, या कथा वस्तु के बारे में भी बताया है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को इससे कोई लेना देना नहीं। वो गुरुकुल में जाके सीखने की बजाय YouTube पे सारी चीज़ें सीख लेती हैं। और आप अधिकतर प्रोग्राम्स, खासकर जो टेलीविज़न पर आते हैं, उनके यदि प्रतिभागियों से पूछे कहाँ सीखा है तो बोलेंगे YouTube से सीख लिया। तो ऐसे महान कलाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और सिर्फ उनकी दृष्टि को थोड़ा सा परिवर्तित करने के लिए एक नए विषय की यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। भरत मुनि और महर्षि भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है, जो आज हमें उपलब्ध है, वो षष्ठ साहित्री के नाम से है। और इसके पहले जो एक ग्रंथ था जिसका उल्लेख दूसरी पुस्तकों में मिलता है, वो द्वादश साहित्री था। और निश्चित रूप से क्योंकि वो 12,000 श्लोकों का एक ग्रंथ था, तो उसमें और अधिक विस्तार से बहुत सारी चीज़ें बताई गई होंगी। लेकिन आज जो हमें उपलब्ध है, हम उसी के आधार पर अपनी चीज़ों को रखना चाहते हैं। सबसे पहले जब हम कहें कि ये एक कुशल प्रबंधक थे, तो हमें प्रबंधन के सिद्धांतों को जानना पड़ेगा। अब प्रबंधन के सिद्धांत, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के विश्वविद्यालयों में इस देश के प्रबंधन विशेषज्ञों का कोई जिक्र नहीं होता। उनके लिए फेयाल का जिक्र होता है, उनके लिए एक टेलर हैं, उनका जिक्र होता है। NCERT का एक पब्लिकेशन है मैनेजमेंट को लेकर, करीब 25-30 पेज का, जो वो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको भेजते हैं। उसमें कहीं भी भारतीय परंपरा का एक शब्द नहीं है। एक व्यापारी का ज़रूर उसमें है, लेकिन वो भी हिंदुस्तान का नहीं है, वो कहीं बाहर यूरोपीय कंट्री का है। उसका जिक्र है उसमें कि ये है। बाकी सारे प्रिंसिपल्स फेयाल के हैं और टेलर के हैं। हमारे यहाँ की मैनेजमेंट की किताबें, जो मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जब मेरी बातचीत हुई आज सुबह ही, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो उसके लिए एक उज्जैन में ही आए थे प्रमोद मेहता जी हैं, उनसे बातचीत कर रहा था। तो उन्होंने कहा सही है, हमारे यहाँ के प्रबंधन के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं। तो आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग, भरत मुनि तो ठीक है कि नाट्यशास्त्र के हैं इसलिए आपका कोई संबंध नहीं है, आपको मालूम नहीं है इसलिए आपने उनका नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र तो आपके संबंध में आना था, लेकिन नहीं है। तो उस जो एक पूर्वाग्रह या दुराग्रह हम बोलें, उसको कहीं न कहीं समाप्त करने का भी हमारा एक दायित्व तो है ही, कि हम कोशिश करें कि उस भारतीय दृष्टि को भी कहीं न कहीं सामने रखा जाए, जो आज से लगभग 3 से 4 हज़ार साल पहले की है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उनके लिए यूनान महत्वपूर्ण हो गया, उनके लिए एरिस्टोटले महत्वपूर्ण हो गया, प्लेटो महत्वपूर्ण हो गया। हमारे यहाँ के लोगों को गौण माने जाने लगा, और ये परंपरा पिछले 100 साल से तो अधिक बलशाली हो गई कि हमारे यहाँ की सारी परंपराओं को निकृष्ट साबित करने में पूरी व्यवस्था लग गई। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, जो कुछ हमने सीखा है। हमारे तो वहाँ पर जो महामहिम गए थे, उन्होंने तो यही बोला था कि आप नहीं आते होते अंग्रेज तो हम तो कुछ सीख ही नहीं पाते। तो हम उन महर्षि के बारे में जानने की कोशिश करें कि क्यों हम उन्हें एक कुशल प्रबंधक मानते हैं। प्रबंधन का पहला सिद्धांत है कि आप दूसरों से काम करवा लें।
आज भी जितने लोग हैं वो किस तरह से काम मैनेज करना है। मैनेजर इसीलिए रखा जाता है कि यदि मजदूर है तो वो तो काम कर लेगा, लेकिन मैनेजर का सिर्फ काम है कि वो किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज कर ले। और भरत मुनि में ये कला बहुत अच्छी थी। एक व्यक्ति जिसके 100 मानस पुत्र हों, आजकल तो 2 परिवार में 2 बच्चे हो जाएं तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। और अधिकतर पेरेंट्स, मेरी उम्र के पेरेंट्स तो ये बोलते हैं अब बच्चे हैं, बड़े हो गए, अब क्या समझाएं उनको। पर वो व्यक्ति 100 मानस पुत्रों से वो महत्वपूर्ण काम कराने में बहुत चतुराई से सब चीज़ें कर लेते हैं, और जिसकी कल्पना आज भी हम नहीं कर सकते कि किस तरह से उन्होंने इंद्रध्वज या अमृत मंथन नाटक का प्रस्तुति की होगी। उनकी दक्षता का प्रमाण ये है कि स्वयं ब्रह्मा उनको बोलते हैं कि आप कर लीजिए, हमारे देवताओं में तो वो सामर्थ्य नहीं है। तो पहले महर्षि थे जिन्होंने मानवीय सभ्यता को देवताओं से श्रेष्ठ बताने की प्रयास किया, और उन्होंने साबित किया कि ठीक है, आप पूज्य हैं, आप देवत्व आप में हैं, आप प्रदाता हैं, लेकिन यदि हमें करना है, यदि हमें प्रस्तुति करनी है और यदि अपनी अभिव्यक्ति कला के माध्यम से करनी है तो मानव ही है जो इन चीज़ों को कर सकता है। दूसरी बात, उन्होंने अपने ब्रांड को महत्वपूर्ण बताने के या स्थापित करने के लिए, अब ब्रांड की इम्पोर्टेंस तो आप सब जानते हैं कि सारे व्यापार में, सारे मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट सिर्फ ब्रांड होता है। आज भी यदि किसी के पास, मेरे पास तो सैमसंग का ही फ़ोन है, लेकिन जिसके पास आईफोन होता है वो थोड़ा बता के ही रखता है, उन्होंने कहा देखना मेरे पास आईफोन है। बल्कि यदि कहीं रखा गया हो तो पूछता, वो देखना मेरा आईफोन उधर रखा है, क्योंकि उस ब्रांड की कीमत है। फ़ोन वो भी वही है, ये भी फ़ोन वही है, लेकिन अपने ब्रांड को किस तरह से एस्टेब्लिश करना है कि आईफोन की खरीदी के पहले 1 महीने पहले उसकी बुकिंग बंद हो जाती है और लोग डबल पैसे देकर अपनी बुकिंग करते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ के पहले स्कूटर पर भी होता था कि पहले से 3-3, 4-4 साल पहले बुकिंग हो जाती थी। और ये प्रतिभा आदरणीय महर्षि भरत मुनि में भी थी, और उन्होंने ब्रांड अपना स्थापित करने के लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि ये तो 5वां वेद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया है, और इसमें ऋग्वेद भी है, इसमें यजुर्वेद भी है, इसमें सामवेद भी है, इसमें अथर्ववेद भी है, और इसकी सबसे बड़ी कुशलता ये है कि ये वेद उन सब से अलग होते हुए भी सबके साथ है, और जो रिस्ट्रिक्शंस वेद को पढ़ने में है कि ये सिर्फ ये लोग पढ़ सकते हैं, इस वेद को पढ़ने में, करने में किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसलिए ये सभी के लिए है। लेकिन ये ब्रांड ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। और यही कारण है कि आज भी 3000 साल बाद भी हम आज भरत मुनि को एक श्रेष्ठ रचयिता मानते हैं, जिन्होंने इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करा है। एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कार्य विभाजन। फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध मोटर कार अब चाहे कम हो गई, लेकिन किसी ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी फोर्ड मानी जाती थी। फोर्ड की बिजनेस की सफलता का मूल कारण ये था कि उन्होंने कार्य का विभाजन कर दिया था। उन्होंने कहा कि चेसिस यहाँ बनेगा, इंजन यहाँ बनेगा, एक्सल यहाँ बनेगा, स्टीयरिंग यहाँ बनेगा, और इसके कारण उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा और वर्ल्ड में उनका नाम हुआ कि उन्होंने एक नया प्रिंसिपल दिया कि अलग अलग चीज़ों को विभाजित कर। महर्षि भरत मुनि उनसे 10-20 कदम आगे थे। उन्होंने बाकी को तो छोड़ो, उन्होंने देवताओं में भी कार्य विभाजन कर दिया। उन्होंने कहा देखिए आप देवता हैं, हम मान लिया आपको, लेकिन आपको अलग अलग जगह ड्यूटी देनी है। दर्शक बेसिक व्यापार का सिद्धांत या व्यापार की ज़रूरत लिक्विडिटी होती है, ये हम सब जानते हैं। और लिक्विडिटी यानी लिक्विड, और लिक्विड यानी उसके देवता कौन हो सकते हैं? वरुण। उन्होंने दर्शकों में वरुण देवता को रख दिया। उन्होंने कहा आप देख लीजिए, ये सब पैसे वैसे जो हैं ये निपटा के हमको दे जाए।
उससे भी बड़ी बात, उन्होंने नेपथ्य के जो 2 द्वार हैं उनमें 2 देवता रखे। एक तरफ यम है, दूसरी तरफ नियति है। कलाकार की जन्म और मृत्यु की भावना को उन्होंने कितने आसानी से बता दिया कि ये तो मृत्यु का द्वार है, जब चले जाओगे तो मृत हो, जब स्टेज पर आ गए तो आपकी ज़िंदगी वापस है। और यदि नियति है तो आप श्रेष्ठ हो, यदि आप नियति के बस में नहीं हो तो आपकी श्रेष्ठता किसी काम की नहीं है। ऐसी कार्य का विभाजन करने वाले, अपनी दृष्टि से उन सारी चीज़ों को सम्मुख रखने वाले जो सामान्य रूप से हमारे लिए सिर्फ कला है, हमारे लिए सिर्फ ये लगता है कि इन्होंने 5 संधि दे दी हैं, 5 वृत्तियाँ दे दी है और इनका ये कर दिया है, और ये चारी इस तरह से बता दी है और इस तरह से अंगार कर दिए, ये श्रुति में ये कर दिया। नहीं, उससे ज़्यादा उनकी भावना थी कि जो समग्र कलाएँ हैं इनको अलग अलग बांट के न देखो, इनको समग्रता में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा संगठित होगा। बटोगे तो आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर ये कला की ही एक माध्यम था जो उन्होंने समग्रता को सिद्ध किया। उन्होंने कहा यदि सब रहेंगे तो आप निश्चित रूप से उस कला को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जो हम चतुर्वर्ग या चतुर्पुरुषार्थ की बात करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आपको प्राप्त हो सके। वो भरत मुनि सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं कि मेरे जो मानस पुत्र हैं उनको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। वो अनुशासन की बात करते हैं जो उद्योग और व्यापार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि उसके कर्मचारियों में अनुशासन हो, दक्षता हो, और इन सब के लिए दंड की व्यवस्था भी। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल फेयोल ने दिया, 7वें में उसने लिखा है कि इस तरह का होना चाहिए कि उनको दंड ज़रूर मिलना चाहिए जो अनुशासन नहीं माने। अब उनका जो नाटक हुआ अमृत मंथन, उसमें उन्होंने सबको बुलाया, सुर को भी बुलाया, असुर को भी बुलाया, शायद संसद रहा होगा, और वहाँ पर उन्होंने नाटक प्रस्तुत किया और उन्हीं के सामने उन्हीं की बुराई करी कि देख लो तुम ऐसा ऐसा करते हो और ये है। नेचुरली था, उसमें से कोई ना कोई तो रहा ही होगा जिसने कहा होगा कि जातियों में बांट दो, तो खड़े हो गए होंगे वो और उन्होंने खूब उपद्रव मचाया और सब चीज़ें। पर फिर देखिए प्रबंधन की कुशलता, उन्होंने फिर निवेदन किया इंद्र से कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है लेकिन दर्शकों में शांति होना चाहिए। इंद्र तो थे ही, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको एक ध्वज देता हूँ, इससे आप सब संभाल लें। आज जिसे हम जर्जर कहते हैं या इंद्रध्वज कहते हैं, यदि वास्तव में देखा जाए तो वो ध्वज तो नहीं रहा होगा। अनुशासन के लिए ध्वज की जगह कुछ और चीज़ रही होगी। झंडा तो रहा ही होगा लेकिन झंडे से महत्वपूर्ण डंडा रहा होगा। और ये आचार्य, संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य और नाट्यशास्त्र के विद्वान डॉक्टर कमलेश दत्त त्रिपाठी से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा सही बात है, जर्जर तो एक ऐसा डंडा था जिसके ऊपर शहद लगा के और मंच पर स्थापित कर दिया जाता था कि अब जिसकी हिम्मत हो वो आए इधर। आज हम उसे पूजा के रूप में लेते हैं क्योंकि परंपरा है कि हम किसी चीज़ जो शक्तिशाली है उसकी पूजा कर लो तो ठीक रहता है। लेकिन ये प्रबंधन का एक काम था कि उन्होंने जर्जर को भी स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा देख लो, बाहर तो ठीक है, दर्शकों में यदि किसी ने अनुशासनहीनता करी उसका भी इलाज है, और यदि अंदर किसी ने गड़बड़ी करी उसका भी इलाज है। बहुत दुख की बात है कि आज मंच पर 2 चीज़ों में 3 चीज़ों में तो बच गए। नृत्य में अभी भी अनुशासन कायम है, संगीत में अभी भी अनुशासन कायम है, लेकिन नाटक की स्थिति कुछ कारणों से बिगड़ गई है। वहाँ पर जर्जर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कब तक उसकी व्यवस्था होती है। एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण भरत मुनि करते हैं, वो करते हैं कि किस तरह से हम सारी चीज़ों को जब इकट्ठा कर रहे हैं तो उनमें सामंजस्य भी हो।
और सामंजस्य के लिए आपको उन सब लोगों को जोड़ना होगा जो कहीं न कहीं हाशिए पर है, और समरसता का इससे बड़ा उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। जो कहते हैं कि 4 वेद पढ़ने के लिए तो आपको रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, लेकिन मेरे वेद में आपको काम भी करना है, आपको बताना भी है, आपको भागीदारी भी निभानी है, और कहीं न कहीं इसे आगे भी ले जाना है। वो जब अपने शिष्यों की बात करते हैं तो उनका जो एक शिष्य है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद कल्हण है, कल्हण तो खैर राज तरंगणी के हैं, पर ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नाम है। अब इस उम्र में हमारी मेमोरी की जो रैम रहती है वो कमज़ोर हो जाती है, नाम याद नहीं रहता। 36वें अध्याय में जब इस तरह की कुछ परेशानी होती है शिष्यों की, तो उनको श्राप मिल जाता है कि नहीं, तुम लोग अब शूद्र हो गए हो, तुम लोग अब ये काम नहीं कर सकते। लेकिन वही उनकी दृष्टि उनको फिर से अनुशासित करती है, और 37वें अध्याय में फिर वो बताते हैं कि राजा नहुष ने इंद्र में जब राजा बन गए तो उन्होंने फिर से प्रार्थना करी देवताओं से कि ये लोग अब अनुशासित हो गए हैं, इनको क्षमा कर दीजिए, ताकि ये फिर से विश्व में एक अच्छी बुद्धि देने का काम करें। सामान्य रूप से नाटक मनोरंजन के लिए, सामान्य रूप से कला मनोरंजन के लिए, सामान्य रूप से आपके अंदर जो चीज़ें हैं उनका कहीं न कहीं रिलैक्सेशन करने के लिए मानी जाती है। लेकिन वही राजा नहुष करते हैं कि समाज में अच्छी बुद्धि का विकास हो सके, इसलिए ये आप इनको श्राप से मुक्त कर दीजिए। भविष्य की कल्पना करना मैनेजमेंट का पहला तो नहीं, एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जिसमें प्लानिंग सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि यदि आपने फ्यूचर प्लानिंग कर ली, आजकल तो बहुत सारी चीज़ों के लिए की जाती है कि किस तरह से इसको हम प्रोजेक्ट कर सकें कि ये हमारा जो प्लान है ये सक्सेसफुल हो सकेगा, इसके ये बेटर पॉइंट्स हैं, ये इसमें थोड़ी सी कमी है जो हम ठीक कर लेंगे, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये भरत मुनि का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा कि उन्होंने कहा कि मेरे जो 100 पुत्र हैं उनमें से ये चीज़ें अगले करेंगे और इस परंपरा को ये आगे कायम करेंगे। अपने से आगे आने वालों के लिए भी उनके पास प्लान है कि हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकें। वे जब बात करते हैं इन अलग अलग चीज़ों की, तो वे एक और बात करते हैं कि स्थापत्य या नाट्यगृह कैसा होना चाहिए। उनके मन में बहुत क्लियर चीज़ें हैं कि ठीक है, आपकी कला है, आप तो कर लोगे, लेकिन यदि फिजिकल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ तो कैसे होगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात होती है कि रोड यदि नहीं हुई तो डेवलपमेंट नहीं होगा। टूरिज़्म का प्रिंसिपल कहता है कि यदि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ तो टूरिज़्म का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कोई फैक्ट्री बननी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसके स्पेशलिस्ट होते हैं कि नहीं, ये वाली फैक्ट्री तो इस तरह से बनेगी, ये वाली फैक्ट्री इस तरह से बनेगी। और इसलिए कला के लिए उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चीज़ें तय कर दी कि ये इस तरह से होगा। आखिरी में एक महत्वपूर्ण बात जो सिर्फ कला के लिए नहीं है, जो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में उतारने की एक बात है। बहुत छोटी सी संक्षेप में सिर्फ एक लाइन में वो कहते हैं कि जब नाट्यगृह का निर्माण होने वाला हो, भूमि को समतल कर दें, वहाँ से जितने भी यदि कोई चीज़ें ऐसी हों जो ठीक नहीं है, कीड़े मकोड़े हों, उन्हें हटा दें और फिर उसकी नपाई करें। और नपाई के लिए उन्होंने उस समय हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, उस समय क्योंकि बाँस से नाप होता था, बाँस से भी नाप करने का मना कर दिया। उन्होंने क्या, कच्चे धागे से नाप किया जाना चाहिए। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है, ये सोच के आश्चर्य होता है कि जो आदमी कच्चे धागे से नापने की बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। होता क्या है कि हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, और आजकल तो और भी हड़बड़ी में रहते हैं। व्हाट्सएप पर हमको मैसेज स्क्रॉल करने में भी दिक्कत होती है। अपना मैसेज टाइप करा, छोड़ दिया, उसके पहले 10 वैसे ही मैसेज आ जाए वो नहीं पढ़ते।
तो उस समय ठीक है, नहीं था मोबाइल सरीका एक खतरनाक यंत्र, पर फिर भी लोगों को हड़बड़ी तो रहती होगी। उन्होंने कहा यदि धागा टूट गया तो निश्चित रूप से आपके कार्य में बाधा आएगी। सोचिए, कच्चा धागा है और वो 32 फीट और 64 फीट नापना है, और 64 फीट का फिर आधा करना है, और उसका फिर आधा करना है, और फिर इनके द्वारों की कल्पना करनी है, फिर मतवारणी की कल्पना करनी है, फिर रंग शीर्ष की करनी है, रंग पीठ की करनी है, नेपथ्य की करनी है। लेकिन नाप किससे करना है? कच्चे धागे से। यदि आपने सावधानी नहीं बरती अपने काम में तो निश्चित रूप से आपको असफलता ही मिलेगी। जो कच्चा धागा है, वो कच्चा धागा हमारी ज़िंदगी का है, हमारे विश्वास का है, हमारे रिश्तों का है, हमारी सभ्यता का है, हमारी संस्कृति का है, हमारे भविष्य की योजनाओं का है। और यदि हमने उसमें ध्यान नहीं रखा तो निश्चित रूप से हमें असफलता मिलेगी। और यही सूत्र भरत मुनि ने दिया है जो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।